और आज अखबारों में बीजेपी नेताओं के लेख भी इस मुद्दे पर आ गए। कल तो बयान दे रहे थे सब और आज लेख भी लिख डाले, राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब राहुल के आरोपों में दम नहीं है तो फिर बीजेपी को परेशानी किस बात से है? जब बीजेपी ये मानती है कि जनता बार बार कांग्रेस को नकार रही है तो फिर बीजेपी को क्यों इस बात की फिक्र है कि जनता से नकारे हुए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? और केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि इस मामले में चुनाव आयोग का रवैया भी आश्चर्य में डालता है। कल पहले खबर आई कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर बिंदुवार जवाब दिया है, लेकिन उस पर किसी का नाम या हस्ताक्षर नहीं था। तो कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए कि यह जवाब आखिर किसकी तरफ से आया है। आपको याद होगा कल जब हम लोग राहुल गांधी के ट्वीट को, जो फाइनल ट्वीट जब हम लोग इसी कार्यक्रम में आपके सामने रख रहे थे, तो उसमें भी राहुल गांधी ने लिखा था कि जो जवाब आया है, बिना हस्ताक्षर का जो जवाब आया है, वो आखिर क्या? पहले तो चुनाव आयोग ये बताए कि सचमुच वो चुनाव आयोग का है या चुनाव आयोग ने बिना हस्ताक्षर का जवाब कैसे दिया है। अब आज खबर आई है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी की चिंताओं पर औपचारिक जवाब तभी दिया जा सकता है जब वो आयोग को लिखकर शिकायत भेजे। अब तक उन्होंने न तो कोई पत्र भेजा है और न ही मिलने का समय मांगा है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को 15 मई 2025 को आयोग से यानी चुनाव आयोग से मिलने का बुलावा भेजा गया था, लेकिन राहुल गांधी मिलने से बचने की कोशिश की उन्होंने और समय की मांग की कि और समय दीजिए। चुनाव आयोग का कहना है कि लेख को राहुल गांधी की औपचारिक शिकायत नहीं माना जा सकता। और यह बहुत ही दिलचस्प है कि राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे बहुत गंभीर हैं, लेकिन जब उन्हें चुनाव आयोग को लिखित रूप से बताने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। ये सूत्रों के हवाले से, ये जो बात मैं रख रहा हूं सूत्रों के हवाले से, अखबारों में, मीडिया हाउसेस में, अलग अलग वेबसाइट्स पे ये बातें चल रही हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये बातें चल रही हैं मीडिया के हवाले से और चुनाव आयोग के हवाले से। अब इस बारे में कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है दोस्तों कि ये सब वाकई चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान है या फिर बीजेपी समर्थित मीडिया इसे अपनी तरफ से गढ़कर पेश कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। अलबत्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जो राजीव कुमार को रिप्लेस कर चुके हैं, ज्ञानेश कुमार इस समय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है और वहां भारतीय समुदाय से मिल रहे हैं। इसकी जानकारी हम तक आई है, आप तक भी आई होगी कि ज्ञानेश कुमार अभी हिंदुस्तान में नहीं है, स्टॉकहोम में है, स्वीडन में है। तो अगर चुनाव आयोग वाकई औपचारिक तरीके से पूछे गए सवालों का जवाब देने की नीयत रखता है तो फिर उसे इस बारे में अधिकृत बयान भी देना चाहिए। कब तक सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को उलझाएगा या सूत्रों के हवाले से मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो लोकतंत्र को उलझाता रहेगा? सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग ने अगर कल जवाब नहीं दिया है तो फिर जिस एजेंसी या व्यक्ति ने चुनाव आयोग का जवाब बताकर सारी बातें लिखी थी, क्या आयोग उससे भी कोई सवाल करेगा कि किस हक से उसने ऐसा किया? ये जो चिट्ठी है, ये जो जिसको राहुल गांधी ने भी शेयर किया था और पूछा था, हम लोगों ने भी इसके 1-2 पार्ट को आप तक रखा था, इसी में कहीं ऊपर नीचे, कहीं यहां वहां, कहीं भी कुछ भी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं लिखा हुआ है। यानी चुनाव आयोग का न लेटर पैड है, न ही इस पर चुनाव आयोग के किसी अधिकारी का सिग्नेचर है, लेकिन इसे जारी करने वाली जो एजेंसी है, उस एजेंसी ने कहां से इसको जारी किया, क्या चुनाव आयोग यह पता करेगा? और अगर यह पता चलता है चुनाव आयोग को कि यह कोई फर्जी है, तो फिर फर्जीवाड़ा इस एजेंसी ने क्यों किया, यह चुनाव आयोग पूछेगा या चुनाव आयोग यहां चुप्पी साध जाएगा? क्योंकि यह एजेंसी गोद में बैठी हुई एजेंसी है। इसलिए कुल मिलाकर राहुल गांधी के उठाए गंभीर सवाल फिर एक तरफ होते हुए दिख रहे हैं और सारी चर्चा चिट्ठी लिखी या नहीं लिखी इस पर टिक रही है। सारे सवाल जो हैं इसी तरफ जा रहे हैं, जो सही नहीं है। वैसे तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी की बात का समर्थन किया है और कहा है कि 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, यानी केवल 2024 ही नहीं बल्कि उससे पहले से गड़बड़ी चल रही है। क्या कुछ कहा है इस मसले पे बिहार में उधर तेजस्वी यादव ने, जरा उनको सुनिए। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग
इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में? फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की जरूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। कृष्णा गवरू है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि 2020 में ऐसा हुआ था। लेकिन यहां पे एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये एक चिट्ठी जो पहले है बाएं साइड में, मेरे दाहिने साइड में 2 चिट्ठियां आपको देखिए, ये बाएं साइड में, ये पॉइंट वाइज ये है ईसीआई का जो फैक्ट है, ये दिखा है। ये ANI ने इसको जारी किया है, कल ANI एजेंसी ने जारी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी, प्रेस नोट, जो वहां पर पश्चिम बंगाल में जो आरोप लगाए गए थे वो इस ढंग से राइट साइड में है, ये देखिए। और ये ANI एजेंसी ने जारी किया, 4 पॉइंट है और भी आगे पॉइंट्स हैं, ये इसको जारी किया गया है। और इसी चिट्ठी के आधार पे जो लेफ्ट साइड में है, इसी प्रेस नोट, यहां कहीं प्रेस नोट भी नहीं लिखा गया है, आखिर इसको किसने दिया और इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये किस हवाले से एजेंसी ने इसको जारी किया है, ये बात पूछनी चाहिए चुनाव आयोग को इस एजेंसी से। चलिए खैर, ये यहां रखना, ये फैक्ट रखना जरूरी था, कम से कम आपको समझ में आए कि फर्जीवाड़ा कहां कहां तक फैला हुआ है। इधर बिहार में, बिहार से अभी आप देख रहे थे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2014 से ही ये सिस्टम को हिलाकर इन्होंने रख दिया है और सिस्टम में फर्जीवाड़ा चल रहा है। और इसी बिहार में आज एक नई हलचल चिराग पासवान ने खड़ी कर दी है। आज आरा में चिराग पासवान की जनसभा थी और उस जनसभा में चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो टोटल 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी 2020 का खेल चिराग फिर करेंगे और इस बार शायद बीजेपी की मदद से, क्योंककि बीजेपी को अब नीतीश से छुटकारा चाहिए और इसके लिए कंधा चिराग पासवान का मिल गया है। वैसे अगले साल 2026 में, अगले साल, ये 25 चल रहा है, 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जिस बारे में अमित शाह की भविष्यवाणी है। अमित शाह जी आज थे उधर, तमिलनाडु में थे, भाषण दे रहे थे और वहां कह रहे थे कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस बार बिहार और पश्चिम बंगाल हम जीतेंगे। दिल्ली अभी सत्ता पर आए हैं, दिल्ली में अभी सत्ता पर आए हैं और अगले साल इन दोनों राज्यों में हम सरकार बनाएंगे। ये बात अमित शाह ने कही है तमिलनाडु में। और जब इस तरह की भविष्यवाणियां बीजेपी की तरफ से होती हैं तब चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल और खड़े हो जाते हैं। लेकिन लेके चलना चाहता हूं आपको उधर बिहार, जहां चिराग पासवान चुनावी मंच से आज भाषण दे रहे थे आरा में, और क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। आप खुद सोचिए कि यहां पर ये बातें जो कह रहे हैं उसका वो मकसद क्या है, उसके मायने क्या है। सुनिए चिराग पासवान को। मैं चाहता हूं कि बिहार के किसी युवा को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही एक से एक शैक्षिक संस्थान खुले। मैं चाहता हूं
कि बिहार में ही रोजगार के अवसर मिले, यहां पे कारखाने खुले। इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और योग को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे निकला हूं। साथियों, इस संघर्ष में कई चुनौतियों का सामना किया। संभवतः भविष्य में भी कई और चुनौतियां आएंगी। इन लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को समाप्त करने के लिए चिराग पासवान को ही समाप्त करने की भूमिका बनाने का काम किया। इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना टूट जाएगा। और मुझे समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली। मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ा, मुझे घर से बाहर निकाला। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान घबरा जाएगा। चलिए, यहां दहाड़ने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन इसी में आगे चिराग पासवान कहते हैं कि मैं भी चुनाव, उसको भी सुना देंगे आपको, लेकिन कह रहे हैं वहां पे कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा और साथ साथ पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। आरा में आज चिराग पासवान, लेकिन इसके मायने क्या हैं वो समझेंगे हम, और जरा उस बाइट को भी आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में। खैर, चुनाव की तैयारियों और दावों, और उधर आपने देख लिया कि बिहार और पश्चिम बंगाल की भविष्यवाणी अभी से कर दी है अमित शाह ने। तो चुनाव की तैयारियों और दावों के बीच अब एक और चिंता की बात मणिपुर से आई है दोस्तों, जहां हिंसा भड़कने पर फिर 5 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। और इस बारे में आज प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कई सारे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रियंका गांधी ने पूछे हैं। प्रियंका गांधी ट्वीट में क्या कुछ लिखती हैं, जरा वो आपको बता देता हूं। प्रियंका गांधी ट्वीट में लिखती हैं कि मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की चपेट में है। करीब 2 साल से राज्य के लोग हिंसा, हत्या, बलात्कार और पलायन झेल रहे हैं। सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, हजारों लोग बेघर हैं। आखिर क्या कारण है कि केंद्र का शासन होने के बावजूद वहां शांति बहाली नहीं हो पा रही है? प्रधानमंत्री जी मणिपुर को उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया है? आज तक न वे मणिपुर गए, न राज्य के किसी प्रतिनिधि से मिले, न कभी शांति की अपील की और न ही कोई ठोस प्रयास किया। ये संवेदनहीन और गैर जिम्मेदार रवैया किसी लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वे देशवासियों के लिए शांति सुरक्षा सुनिश्चित करें। इससे पीछे हटना अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना है। ये बात यहां प्रियंका गांधी लिख रही हैं। तो चुनाव आयोग से लेकर प्रधानमंत्री तक को उनके कर्तव्य याद दिलाए जा रहे हैं। क्या 11 सालों की मोदी सरकार की यही उपलब्धि है? और इन सब के बीच राहुल गांधी का एक दांव, राहुल गांधी का एक आर्टिकल, आखिर उससे मोदी का पूरा सिस्टम क्यों हिल गया है? आइए इसकी चर्चा करते हैं।